बुलेटिन में आगे बात होगी भारत के उस बंकर बस्टर बम की जो कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को भस्म करेगा। बात अग्नि 5 मिसाइल के नए वर्जन की करेंगे जिसके वार से पाकिस्तान थर्रा जाएगा। भारत की यह मिसाइल अमेरिका के बंकर बस्टर बम से भी खतरनाक होगी। यह मिसाइल 100 मीटर गहराई तक वार कर सकेगी और दुश्मनों के न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कंट्रोल सेंटर, हथियार स्टोरेज को तबाह कर देगी। इस पावरफुल मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ डेवलप कर रहा है, लेकिन भारत के इस बंकर बस्टर बम की खासियत क्या है और यह मिसाइल कैसे दुश्मन के परमाणु ठिकाने, जमीन के अंदर बने कंट्रोल सेंटर को तबाह करेगी, आज इसी मुद्दे पर बात होगी। लेकिन उससे पहले आप इस मिसाइल से जुड़ी एक खास रिपोर्ट देखिए। भारत का धरती फाड़ बम, पाक के परमाणु होंगे भस्म। आ रहा पाताल भेदी हथियार, इस्लामाबाद में हाहाकार। टारगेट हो गया फिक्स, खाक होगा किराना हिल्स। बंकर बस्टर तैयार, पाक के परमाणु पर वॉर। एक ऐसा विनाशक हथियार जो पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर वॉर करेगा, पाकिस्तान की जमीन फाड़कर प्रहार करेगा, आतंक के ठिकानों को नष्ट करेगा, पाकिस्तान के परमाणु को भस्म करेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह किया था, बंकर बस्टर बम गिराकर ईरान के परमाणु अरमान को खत्म किया था, ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हाहाकार मचाया था, फोर्डो न्यूक्लियर साइट को बर्बाद किया था। लेकिन अमेरिका के बंकर बस्टर से भी घातक, अमेरिका के बम से भी विनाशक महाविध्वंसक हथियार भारत तैयार कर रहा है। नाम है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, जिसके 2 नए वर्जन डीआरडीओ तैयार कर रहा है। ये 7,500 किलोग्राम के बंकर बस्टर वॉर हेड ले जाने में सक्षम होगा। ये मिसाइल जमीन में 100 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मनों के न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कंट्रोल सेंटर, हथियार स्टोरेज को तबाह कर सकेगी। यह मैक 8 से मैक 20 की हाइपरसोनिक गति से वार करेगी, यानी आवाज से 8 से 20 गुना तेज हमला करेगी। इसका खास फ्यूज गहराई में विस्फोट करेगा, जिससे टारगेट अंदर से तबाह हो जाएगा। इसके वार से जमीन के अंदर बने बंकर, कमांड सेंटर तबाह हो जाएंगे। ये इतना ताकतवर है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने किराना हिल्स को एक झटके में खाक में मिला सकता है। भारत के लिए ये मिसाइल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान और चीन ने अपनी सीमाओं पर जमीन के नीचे ठिकाने बनाए हैं। ऐसे में कंक्रीट की मजबूत परतों के नीचे बने दुश्मन के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमला करने के लिए इस मिसाइल को डिजाइन किया गया है। रणनीतिक हमलों के लिए यह बेहद शक्तिशाली हथियार है। भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल करेगी। ये मिसाइल दुश्मन के परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देगी। ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम होगी। पहाड़ी क्षेत्रों, ऊंचाई वाले इलाकों में ये मिसाइल बड़ा रोल निभाएगी। सीमा के पास दुश्मन के कमांड सेंटर और हथियार गोदामों को नष्ट करेगी। डीआरडीओ की यह उपलब्धि भारत को अमेरिका के बराबर लाकर खड़ा करेगी। ये मिसाइल दुश्मनों की नींद उड़ाएगी, पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को फेल करेगी, शहबाज और मुनीर को घुटनों पर लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने पूरी रिपोर्ट देखी, आपने समझा कितनी आधुनिक ये मिसाइल है, किस तरीके से मिसाइल काम करती नजर आएगी और मिसाइल के भारतीय बेड़े में शामिल होने के बाद किस तरीके से जो दुश्मन है वो कांपते नजर आएंगे। और ये मिसाइल और कितनी आधुनिक है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं।
हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत मैं अनुज माथुर जी आपसे करना चाहूंगा। सर, अगर सबसे पहले पहली नजर में इस मिसाइल को समझा जाए तो कितनी ये मिसाइल जो है महत्वपूर्ण हो जाती है आज के समय में, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से बंकर के अंदर जाकर ईरान जो है वो परमाणु हथियारों को डेवलप कर रहा था, और ऐसे में जब ये बंकर बस्टर मिसाइल भारतीय बेड़े में शामिल होगी तो भारतीय सेना की ताकत कितनी मजबूत होती नजर आएगी। अभिषेक, जय हिंद। देखिए, आजकल का जो वॉरफेयर है उसमें उससे एक बात बिल्कुल साफ उभर करके सामने आ रही है, और वो बात ये है अभिषेक कि आज की तारीख में हर महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर, कम्युनिकेशन सेंटर, लॉजिस्टिक्स सेंटर, एटॉमिक का आपके जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के जो आपके काम करने की चीजें हैं, वो तमाम जमीन के अंदर जमीन खोद करके टनल्स में या अंडरग्राउंड बनाई जा रही है। आप देख लें जिस प्रकार से गाजा में एक टनल्स का जाल बना भरा हुआ है, और हर जगह इसी प्रकार का काम, और यही ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को छुपाने के लिए किया हुआ था, और जमीन से 250-300 फीट की दूरी पर उन्होंने फोर्दो में अपने न्यूक्लियर संयंत्र और न्यूक्लियर काम करने के तरीके लगाए हुए थे। तो ये बात बिल्कुल आवश्यक हो गई है कि हमको इस प्रकार की कैपेबिलिटी को डेवलप करने की जरूरत है। पाकिस्तान का भी जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, आपने देखा होगा किराना हिल्स में, हालांकि थोड़ा बहुत हमला हमने सिंदूर के दौरान किया, लेकिन वो भी जमीन के अंदर है, और बहुत अच्छा, बहुत सुदृढ़ नेटवर्क वहां पर बनाया हुआ है जमीन के अंदर, ताकि उसको सेफली वहां पर रखा जा सके। तो ये बिल्कुल आवश्यक है कि हमारे पास इस प्रकार की काबिलियत हो जो कि जमीन के अंदर जाके वहां ब्लास्ट करके और इस चीज को नेस्त नाबूद कर सके। उसके लिए ये जो दो नए वर्जन अग्नि 5 के आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि ये जो नया वर्जन आ रहा है, उसकी जो घुसाव है जो आपने बताया 80 से 100 मीटर, जो कि अगर इतनी कैपेबिलिटी अमेरिका के जो GBU-57 उन्होंने गिराए उनमें होती, तो शायद जितना भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है फोर्दो, वो भी नहीं बचा होता, और बाकी दोनों जगह जहां पर भी उन्होंने हमले किए। तो ये बहुत बड़ा एक अगर ये बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो बहुत बड़ा एसेट हमारे लिए सिद्ध होगा। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस प्रकार का अंडरग्राउंड बना हुआ होगा जो कि इससे ज्यादा गहराई में हो। मैं दो बातें जो कि बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि ये एक मिसाइल सिस्टम है, इसको फायर करने के लिए आपको बहुत महंगे B-2 पर सरीखे बम वर्षक विमानों की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि हमारे पास इस प्रकार का मिसाइल डेवलप हो जाए, जो कि इतनी दूरी पर इतनी रफ्तार के साथ जाकर के, इसकी जो रफ्तार है वो 8 से 20 मैक तक होगी, यानी कि एक हाइपरसोनिक स्पीड, हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम होगा, मिसाइल सिस्टम, जो कि दुश्मन के रडार को और इनको चकमा देते हुए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जाकर के और शत्रु के टारगेट के ऊपर हमला करेगा। तीसरी बात है कि इसकी जो मैं बता रहा हूं कि जो इसकी रेंज है, जो हमारे पास अग्नि 5 है वो 5000 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन हमारे को इस प्रकार के हथियार के लिए 5000 किलोमीटर की रेंज नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने इस बात पे यकीन किया है कि आपके पास वॉरहेड ज्यादा बड़ा हो जाए, ज्यादा हो जाए, उसका एक्यूरेसी ज्यादा हो जाए, रेंज भले ही कम हो जाए, तो 2500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रखी गई है। बिल्कुल, मतलब अनुज जी, ये समझा जाए इस मिसाइल की बड़ी सारी खासियतें हैं जिनकी जरूरत भी समय के साथ भारतीय सेना के लिए है। देवनाथ जी, मैं आपका रुख करूंगा, और बात यहां पर अगर चीन की DF-41 मिसाइल को लेकर की जाए या अमेरिका की मिनटमैन 3 जैसी मिसाइलों को लेकर बात की जाए, तो ऐसी मिसाइलों के बराबर क्या अग्नि 5 को माना जा सकता है? क्या इसे बंकर बस्टर इनके सामने कहा जा सकता है? हाँ अभिषेक, जहां तक DF-41 की बात है या मिनटमैन मिसाइल की बात है, वो अमेरिका के और चीन के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं जी, और उनका वॉरहेड जो है वो उन्होंने हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड नहीं रखा है। उन्होंने उसके जो वर्जन बनाए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब ही फिट होता है, छोटे वाला हो, बड़ा हो, या सिंगल वॉरहेड का बड़ा सा हो, या छोटे छोटे कई सारे हों, जिन्हें वो MIRV बोलते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल जी। जबकि अग्नि 5 का जो हम बना रहे हैं ये वर्जन, बंकर बस्टिंग वर्जन, इसमें हमारा प्लान है हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड रखने का जी।
फिलहाल इसमें कोई एटम बॉम्ब रखने का प्लान नहीं है। इसकी दरकार इसलिए पड़ी क्योंकि दुश्मन, जैसे कि जनरल माथुर ने बताया, दुश्मन के जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, खास तौर से उनकी वह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कि जहां पर की उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप रहेगी, सत्ता, जैसे कि जहां पर उनके प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, डिफेंस मिनिस्टर होंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, दुश्मन के सीडीएस होंगे, वो जाहिर बात है भविष्य के युद्ध में ऐसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में रहेंगे जो कि जमीन के 200 फीट 300 फीट या उससे भी गहराई पर होंगे। ऐसे टारगेट्स के लिए हमने बनाया है। और जाहिर बात है, जैसे जनरल माथुर ने बताया, 2500 किलोमीटर की रेंज काफी है। पूरा पाकिस्तान आसानी से इसकी जद्दोजहद में आ जाता है, और चीन का भी आधे से ज्यादा चीन इसकी जद्दोजहद में आ जाता है। इसमें जैसे कि हम जानते हैं फायदा सबसे बड़ा क्या है। देखिए, जैसे हम GBU-57 अमेरिकन डीप बंकर बस्टिंग बम की बात कर रहे थे, वहां पर जो B-2 बम्बर है उसे टारगेट एरिया के ऊपर जाना पड़ता है उसको रिलीज करने के लिए। तो जो B-2 बॉम्बर है वह और उसके क्रू को भी खतरा है कि दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से वो शॉट डाउन ना हो जाए। तो हमारे को सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा जब हम अग्नि 5 के इस वर्जन से डीप पेनिट्रेटिंग बंकर बस्टिंग बॉम्ब दुश्मन की तरफ फायर करेंगे कि हमारा कोई हवाई जहाज खतरे में नहीं है, हमारा कोई पायलट या एयर क्रू खतरे में नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जब इसकी स्पीड मैक 8 या मैक 20 तक जाएगी तो दुश्मन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको ट्रैक नहीं कर सकेगा। इतना कम समय मिलेगा कि इससे पहले कि वो आभास पाए, ये जाके उसके टारगेट के अंदर घुस के फट जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन होगा। हमारा पर्पस होगा कि दुश्मन को हमेशा भय से आक्रांत रखना, यानी डाके मारे ही दुश्मन को समझना है कि उसे करना क्या है। जी बिल्कुल। अनुज माथुर जी, अगर MIRV तकनीक को लेकर बात की जाए, क्या जो अग्नि 5 या यूं कहें कि बंकर बस्टर मिसाइल अब भारतीय बेड़े में शामिल होने जा रही है, ये MIRV तकनीक से लेस होगी? और अगर होगी तो इसके फायदे किस तरीके से होने वाले हैं? देखिए, MIRV जो तकनीक हमने अभी कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो अभिषेक, तो कुछ दिन पहले ही हमने एक अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था, और वो MIRV तकनीक को प्रयोग में ला करके उसका सफल परीक्षण किया गया था। देखिए, हमारा इस वर्जन को बनाने का उद्देश्य क्या है? इस वर्जन को हमारा बनाने का उद्देश्य ये है कि हम लिमिटेड रेंजेस में, उन रेंजेस में जहां पर के हमारे जो एडवर्सरीज हैं, उनकी जो चीज मैटर करती है, स्ट्रेटेजिक टारगेट जो हैं, उनको हम जमीन के अंदर जाकर के ध्वस्त कर सकें। तो ऐसे में आवश्यक नहीं है आपको MIRV टेक्निक का प्रयोग लाने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको, देखिए, अगर कोई चीज को ज्यादा एडवांस करते हैं, जैसे उदाहरण आपको एक छोटा सा अलग से देता हूं कि अगर टैंक अगर आपका एक है, तो अगर आप उस टैंक में प्रोटेक्शन ज्यादा करेंगे तो उसका वजन बढ़ेगा, तो आपको कहीं ना कहीं किसी और चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की ये जो अग्नि 5 का जो वर्जन हम बना रहे हैं, उस वर्जन में पूरा हमारा कंसंट्रेशन इस बात पर है कि वो जमीन के अंदर 80 से 100 मीटर जाए और वहां जाकर के हाई एक्सप्लोजिव 7500 किलो हाई एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करके उस जगह को समाप्त कर दे। तो ये जो इसमें जो टेक्निक का प्रयोग होगा, वो आवश्यक नहीं है कि वो MIRV की टेक्निक को हम इसके अंदर प्रयोग में लाएं। हमारा मकसद अगर इससे उससे हल हो रहा है तो वो हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैंने बताई थी आपको, उसका क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता इस चीज की होती है कि आप किसी प्रकार से एक्यूरेसी के ऊपर पूरा ध्यान दें, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें ऐसा टर्मिनली गाइडेंस इस प्रकार की लगाई जा रही है कि इसकी जो सिंगल किल प्रोबेबिलिटी है, यानी कि एक्यूरेटली टारगेट के ऊपर बिल्कुल सही स्थान पर जाने की, वो बहुत ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो मुझे ये लग रहा है कि इस प्रकार का जो हथियार बनाया जाएगा वो एक बहुत ज्यादा काबिलियत रखने वाला हथियार होगा। और वो जो मकसद आपका है, खास करके अगर हम निशाना कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के जो परमाणु संयंत्र हैं या जहां भी अगर मान लीजिए करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत कारगर अधिक। मतलब माथुर जी, समझ में आया आपकी बात से कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना या ज्यादा से ज्यादा जमीन के अंदर जाना, ये जो है यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट रखा गया है कि इस विषय पर काम किया जाए।
देवनाथ जी, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात की जाए अग्नि 5 को लेकर, तो यहाँ पे क्या जमीन से लॉन्च वर्जन तक ही ये मिसाइल सीमित रहने वाली है, या फिर पनडुब्बी, या फिर स्पेस बेस लॉन्च की योजना भी इसको लेकर बनी हुई है? अभिषेक, इसका जो एडवांस वर्जन है, जो कि अभी ड्राइंग बोर्ड पर है जी प्रपोजल है, अभी उसकी AON यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पर बात चल रही है। जी उस प्रपोजल में एयरफोर्स और DRDO मिलकर ऐसा वाला इसी का वर्जन बनाएंगे जो कि हवा से लॉन्च हो सके। उसमें अग्नि 5 होगा, यही वाला रॉकेट होगा, बूस्टर यही होगा, वॉरहेड भी यही होगा। उसको सुखोई 30 के नीचे लगाएंगे जी और सुखोई 30 दुश्मन के एरिया में जाकर उसको फायर करेगा, तो फिर वो अपने बलबूते पर और 2,000-2,500 किलोमीटर आगे जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि फिलहाल उसका जो टाइम फ्रेम है वो 2030 तक है। यानी जब तक DRDO उसको बनाकर उसका प्रोटोटाइप ट्रायल के लिए एयरफोर्स को हैंडओवर करेगी, और भी 5 साल लगने वाले हैं। जी जी माथुर साहब, इस बीच लगातार अगर बात करें हथियारों को लेकर, तो क्या अगर एशियाई देशों को लेकर बात करें, तो दक्षिण एशिया को लेकर खास तौर पर, तो ऐसे में क्या जो आर्म्स रेस एक चल रही है, क्या वो बढ़ती नजर आएगी? अभिषेक, देखिए, ये आर्म्स रेस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न जी हमें ये देखना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारे राष्ट्र के जो सामरिक हित हैं उसके लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि अगर हमको हम ये मानते हैं कि हमें इस प्रकार के एक बंकर बस्टर बॉम्ब की आवश्यकता है, जी तो वो बॉम्ब हमें बनाने का प्रयास करना चाहिए, जो कि बिल्कुल हम कर रहे हैं। जी अगर ये आर्म्स रेस को बढ़ावा देता है, तो आप देखिए आर्म्स रेस किससे होगी। जी चाइना के पास ऑलरेडी इस प्रकार के हथियार हैं, और पाकिस्तान में मुझे लगता नहीं कि उनकी उनकी किसी भी प्रकार से, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से देख लें, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल दृष्टि से देख लें, चाहे वो किसी भी प्रकार से आप देख लें, कि उनको इस प्रकार के चीजें बनाने की उनको उम्मीद है, या एक गलत शब्द का प्रयोग करूंगा, माफी के साथ, जी औकात उनकी नहीं है कि इस प्रकार का कोई हथियार वो बना बिल्कुल सके। उनको बिल्कुल जहां तक सवाल है, खरीदना पड़ेगा। देखिए, जी अगर हम पाकिस्तान से आर्म्स रेस की बात कर रहे हैं, या दक्षिण एशिया में बाकी देशों से आर्म्स रेस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कोई और देश भारत के साथ आर्म्स रेस में चलेगा जी पाकिस्तान के अलावा। जी चाइना ऑलरेडी वहां पर है। चाइना की बात अगर ना करें तो ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी समृद्ध है इन सब टेक्नोलॉजीज में और इन सब बिल्कुल हथियारों में। पाकिस्तान को अगर ये खरीदना पड़ा, तो उनकी ऑलरेडी जो जर्जर अर्थव्यवस्था है बिल्कुल अभिषेक, वो अर्थव्यवस्था और ज्यादा चरमराएगी। उसके बिल्कुल, मतलब माथुर अलावा साहब, ये समझा उनके जाए ऊपर ना, तो एक पाकिस्तान बनाने दबाव। की हैसियत फिलहाल रखता है, ना ही इस हाँ, हथियार को खरीदने की हैसियत फिलहाल रखता है। देवनाथ जी, मैं आपका रुख करूंगा, और अगर बात भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर करें, तो लगातार भारत जो है हथियारों के मामलों में आत्मनिर्भर हो रहा है, अन्य क्षेत्रों में भी जाहिर तौर पर हो रहा है, लेकिन बात अगर हथियारों को लेकर करें, तो लगातार भारत रक्षा के क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भर था। अमेरिका, रूस जैसे देश जो है उन पर निर्भर था, लेकिन अब लगातार ऐसे बड़े बड़े हथियार, आधुनिक हथियार भारत में ही बन रहे हैं, भारत में ही डिजाइन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देवनाथ जी, अगर बात अग्नि 5 मिसाइल को लेकर की जाए, इसको किस तरीके से देख रहे हैं, और इस टेक्निक में क्या किसी विदेशी का भी सहारा लिया गया है, अन्य देश का सहारा लिया गया, या प्रॉपर ये फुल्ली आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा संदेश देती हुई मिसाइल है? हाँ अभिषेक, जहां तक अग्नि सीरीज और मिसाइल्स की बात है, ये प्राय 100% भारत में ही बनाया गया है। जी 2 चीजें बता दूं कि शुरुआती दौर में इसका जो इंजन है उसको बनाने में हमने रशिया से मदद ली थी। जी मैं आज से 20 साल, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, और रशिया ने हमें शुरुआती दौर में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देकर इस तरह की इंजन को बनाने में मदद की थी, जी चाहे वो क्रायोजेनिक इंजन हो, चाहे वो सॉलिड बूस्टर इंजन हो। लेकिन अब इसका जो इंजन है प्राय 100% भारत में ही बन रहा है। दूसरी बात है कि ये जो मिसाइल है, इसमें इनर्शियल नेविगेशन गाइडेंस सिस्टम है, प्लस जीपीएस गाइडेड सिस्टम है। जी तो जीपीएस गाइडेड सिस्टम, इसके लिए हम या तो अमेरिका के सैटेलाइट्स पे निर्भर कर सकते हैं, या रशियन जो जीपीएस सिस्टम है उस पर निर्भर हो सकते हैं। लेकिन अब भारत जो है आस्ते आस्ते हमारे जो नाविक सैटेलाइट हैं जी उसका भी एक हम ग्रिड बना रहे हैं। तो हम बहुत जल्दी ही 52 डिफेंस रिलेटेड सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं।
पहला वाला जो डिफेंस रिलेटेड हमारा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे वो अगले साल जून जुलाई तक लॉन्च हो जाएगा, और 52 सैटेलाइट का एक ग्रिड हम भेज रहे हैं 2029 तक हो जाएगा। उसके बाद पूरे पाकिस्तान के आसमान पर और पूरे चीन के आसमान पर हमारे भारतीय सैटेलाइट रहेंगे। जी। तो एक समय और आने वाला है 5 साल के अंदर कि जीपीएस सिस्टम के लिए भी हमें अमेरिकन या रशियन जीपीएस सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमारे खुद का जीपीएस सिस्टम ही हमारे अग्नि मिसाइल या दूसरे वेपन सिस्टम को दुश्मन तक गाइड करके ले जाएगा। जी बिल्कुल। अनुज जी, देवनाथ जी